वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज डॉक्टर विपुल कश्यप। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेथड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन एंड अमीनो एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं। Vitamins. Vitamins are essentially required for the growth and multiplication of microorganisms, which are highly sensitive even to small amount of growth factors. The test microorganisms can synthesize the factor being acid, which forms the basis of microbiological assay of vitamins. The test microorganisms used for the standardization of water soluble vitamins are given in this table. तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन्स। आप सबको पता है कि हम इफेक्ट देखेंगे विटामिन्स का ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये हम टेस्ट परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर फैक्टर है, मान लीजिए, ठीक है, द टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सिंथेसाइज द फैक्टर बीइंग एसिड। ठीक है, ये हम ऐसे कर रहे हैं। ये आपके पास है विटामिन। विटामिन को कंज्यूम करने के बाद कोई पर्टिकुलर फैक्टर को अगर हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, कोई जानना चाह रहे हैं, मान लीजिए इसमें कोई प्रोडक्ट बना है, ठीक है, इसने कोई विटामिन यूज़ किया इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, उसके बाद कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर बना है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना है, ठीक है, तो क्या हुआ, हम उसको स्टडी करेंगे। तो क्या हुआ, इसी को माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे बोलते हैं। ठीक है, कोई भी मिनिमम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, कोई भी आपका मॉलिक्यूल हुआ, उसकी यूटिलाइजेशन करना किसी भी लिविंग एंटिटी, फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है, ताकि हम उसकी एक्टिविटी को पता कर सकें। ओके, तो ये रहा आपका माइक्रोबायोलॉजी के से कुछ वाइटामिन्स हैं जिनके लिए हम टेस्ट ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन B12 के लिए लैक्टोबैसिलस लिचमैन यूज़ करते हैं। ठीक है, विटामिन B6 के लिए सैक्रोमाइसिस यूवेरम यूज़ करते हैं। ये तो माइक्रोबियल कल्चर्स हैं। ठीक है, मतलब कि क्या, ये विटामिन की ट्रीटमेंट किन के साथ, माइक्रोबियल कल्चर के साथ। ठीक है, ताकि उसकी यूटिलाइजेशन को हम पता कर सकें स्पेसिफिक विटामिन की, ताकि कोई हमारे पास जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम ऐसे लगा रहे हैं उसकी डिटरमाइन हो जाए। ठीक है, वो पता लग जाए बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड साइनोकोबालामाइन स्टॉक सॉल्यूशन। तो विटामिन में हम स्पेसिफिकली विटामिन B12 को स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, तो विटामिन B12 आपका कौन सा है, साइनोकोबालामाइन है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, आपके एक्सट्रीम राइट में बेसल मीडिया स्टॉक सॉल्यूशन है। ठीक है, और किस तरह बनता है ये बेसल मीडिया, ठीक है, तो उसकी कंपोजिशन आपके स्क्रीन पर डिफाइंड है। उसके बाद बात करते हैं, अगर मैं प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड साइनोकोबालामाइन स्टॉक सॉल्यूशन की बात करूं तो ये कैसे बनेगा। 0.1 माइक्रोग्राम पर ml लेंगे आप, स्टैंडर्ड जो आपका स्टैंडर्ड है साइनोकोबालामाइन का, उसको 25% अल्कोहल में डिजोल्व करेंगे और स्टोर कर देंगे उसको रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, और वो 2 मंथ से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते आप उसको। उसके बाद बात करते हैं बेसल मीडिया स्टॉक सॉल्यूशन की। ये आप कैसे बनाएंगे, जो बेसल मीडिया है। ठीक है, अभी आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्टॉक सॉल्यूशन बना लिया, अब आप बेसल मीडिया स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे। ये इसकी कंपोजिशन रही, और इसमें करते क्या है, फर्स्ट डिजोल्व L-सिस्टीन एंड DL-ट्रिप्टोफैन इन HCl एंड अदर इंग्रेडिएंट्स इन द ऑर्डर लिस्टेड इन द फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला है, कंपोजिशन फॉर्मूला है। डिजोल्व डेक्सट्रोज सोडियम एसीटेट एंड एस्कॉर्बिक एसिड सेपरेटली इन 100 ml ऑफ वाटर एंड add to the mixture. Adjust the reaction of medium to pH 6.0 with 1 normal sodium hydroxide. Add the sorbitol monooleate derivative and make up to 250 ml with distilled water. तो ये प्रिपरेशन है आपकी किसकी, बेसल मीडिया स्टॉक सॉल्यूशन की। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ मटेरियल टू बी एसिड। ठीक है, उसके बाद जो टेस्ट सॉल्यूशन है जिसको हम पता लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, टेक एन एक्यूरेट अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी एसिड। जो हमको मटेरियल ऐसे करना है उसको आप करेक्ट अमाउंट में लीजिए, एंड डिजोल्व इन वाटर और डाइल्यूट इफ नेसेसरी। एड डाइल्यूट HCl और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एडजस्ट द pH 6.0 एंड एड वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम। तो इस तरीके से आपका टेस्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम। ठीक है, अब हम किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जो आप मान लीजिए कुछ टेस्ट कर रहे थे, तो किसके अगेंस्ट बैक्टीरिया यूज़ करेंगे, तो वो उसको बोला जाता है इनोकुलम। तो बैक्टीरिया को कैसे बनाएंगे हम, उसको तैयार कैसे करेंगे टेस्ट के लिए।
तो ट्रांसफर अ फ्यू सेल्स ऑफ लैक्टोबैसिलस लेishmani फ्रॉम रिसेंट सब कल्चर इन टू स्ट्राइल ट्यूब कंटेनिंग 10 ml ऑफ कल्चर मीडियम। तो आपके पास दो ट्यूब्स होंगी, ठीक है, और उसमें आप क्या करेंगे, ये अपना कल्चर ट्रांसफर कर देंगे, और उसमें क्या है, पहले से ही पड़ा हुआ 10 ml कल्चर मीडियम है, ओके। एंड देन इंक्यूबेटिंग फॉर 16 to 24 आवर एट 30 to 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आप 16 to 24 आवर तक उसको इंक्यूबेट करने के लिए रख देंगे एट द 30 to 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हम इनोकुलम बना रहे हैं। आफ्टर इंक्यूबेशन सेंट्रीफ्यूज द कल्चर टिल द सेल सेटल टू द बॉटम ऑफ ट्यूब। आप अपने कल्चर को उसके बाद इंक्यूबेशन करने के बाद क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूज में, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप क्या करेंगे, डिकेंट ऑफ द सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपका कोई कल्चर था ब्रोथ में, ये डाला हुआ था इसके अंदर, तो क्या हुआ, जो सुपरनेटेंट होता है ऊपर का फ्लूइड, ठीक है, पार्शियली फ्लूइड जो ऊपर का होता है उसको हम घेर देंगे और नीचे का पैलेट है उसको अपने पास रख के रखेंगे, ठीक है। डिकेंट सुपरनेटेंट एंड सस्पेंडेड इनटू 10 ml स्ट्राइल सस्पेंशन, ठीक है। तो सुपरनेटेंट को घेरने के बाद आप अपने जो नीचे का सस्पेंडेड जो है पोर्शन उसको लेंगे और उसको अलग से 10 ml जो आपका स्ट्राइल मीडियम है उसमें डाल लेंगे। तो वो कैसे बनाया आपने, जो स्ट्राइल सस्पेंशन है वो आपने बेसल मीडियम और वाटर की हेल्प से बनाया, ठीक है। और ये जो है आपके कल्चर मीडिया की कंपोजिशन है, इसमें आप कैसे कैसे यूज़ करेंगे इनोकुलम के लिए जो मीडियम यूज़ करेंगे। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रीफ्यूज अगेन एंड डिकेंट ऑफ द सुपरनेटेंट फ्लूइड एंड रिपीट दिस प्रोसीजर इफ नेसेसरी। उसके बाद उसी टेस्ट ट्यूब से आप दोबारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसे और दोबारा से सुपरनेटेंट को घेर देंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक आपको लगता है ये जरूरी है स्टेप, ठीक है। उसके बाद फाइनली सस्पेंड द सेल यूनिफॉर्मली इन 10 ml ऑफ स्ट्राइल सस्पेंशन मीडियम। उसके बाद दोबारा से आप स्ट्राइल सस्पेंशन मीडियम लीजिए और जो आपके सस्पेंडेड सेल थे उसको इस 10 ml स्ट्राइल सस्पेंशन में डालिए। उस डालने के बाद फिर यहाँ से आप 1 ml लेंगे, ठीक है, अपना सस्पेंशन सेल, और उसको दोबारा स्ट्राइल सस्पेंशन मीडियम में डालेंगे, ठीक है, स्ट्राइल सस्पेंशन मीडियम में। तो हम ये बार बार जो सस्पेंशन मीडियम में डाल रहे हैं, तो क्या है बेसिकली हम कल्चर की को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं टेस्ट के लिए, ताकि उससे जुड़ी हुई कोई इम्प्योरिटी आपके टेस्ट में ना आ जाए, इसलिए बार बार हम सस्पेंशन स्ट्राइल सस्पेंशन मीडियम में उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपका इनोकुलम तैयार हो जाएगा। उसके बाद है मेथड फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ साइनोकोबालामाइन। उसके बाद कौन किस मेथड से करेंगे आप, इट कैन बी डन बाय टू मेथड। कौन कौन से, एक टाइट्रीमेट्रिक मेथड होता है और एक टर्बिडिमेट्रिक मेथड होता है, ठीक है। टाइट्रीमेट्रिक मेथड में हम क्या करेंगे, 10 टेस्ट ट्यूब्स आर क्लीन्ड एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ साइनोकोबालामाइन, ठीक है, जो कि 0.01 से लेके 0.04 माइक्रोग्राम पर ml से बनेगा, is added in increasing order, that is 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, ठीक है। तो ये पूरा देखिए आप, टेस्ट ट्यूब पूरी 10 है और उस तरीके से हम बढ़ते हुए इनको इसमें डालेंगे जो आपका ये स्टैंडर्ड साइनोकोबालामाइन सॉल्यूशन बनाया है इन टेस्ट ट्यूबों में। ऐड 5 ml ऑफ बेसल मीडिया स्टॉक सॉल्यूशन टू ईच ट्यूब। उसके बाद हर ट्यूब में आप क्या डालेंगे, इनमें 5 ml बेसल मीडिया डालेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन डालने के बाद। उसके बाद क्या है, फाइनल वॉल्यूम 10 ml इज एडजस्टेड यूजिंग वाटर। उसके बाद क्या है, आप इनमें सब में कुछ इस तरीके से कंपोजिशन करेंगे कि जो फाइनल आपकी जो है कंसंट्रेशन वो 10 ml आ जाए, फाइनल वॉल्यूम है आपका 10 ml आ जाए उन्हीं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, एडजस्ट बाय द यूजिंग वाटर को यूज़ करके। इन अदर टेस्ट ट्यूब आप अलग से 4 टेस्ट ट्यूब और लेंगे, ठीक है। आपने 10 टेस्ट ट्यूब ली थी, ठीक है, उनमें आपने क्या क्या डाला, स्टैंडर्ड साइनोकोबालामाइन सॉल्यूशन डाल दिया, ओके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने बेसल मीडिया डाल दिया, ये भी डाल दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसके बाद 10 ml से वाटर को उनको भर दिया पूरा पूरा, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम 10 ml कर दिया। अब 4 टेस्ट ट्यूब आप अलग से लेंगे, ठीक है, और उन 4 टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन डाल लेंगे, ठीक है, जो सॉल्यूशन आप टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मान लीजिए आपका साइनोकोबालामाइन पड़ा हो, ठीक है। एक तो आपके पास स्टैंडर्ड था, ठीक है, और एक टेस्ट सॉल्यूशन है जिसमें साइनोकोबालामाइन हो सकता है, ठीक है, वही तो हम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट सॉल्यूशन इज एडेड रिस्पेक्टिवली
To this test tube 5 ml of basal media stock solution is added and final volume that is 10 ml is maintained by adding water। तो उसी तरीके से इसमें भी आपने क्या करना है, 5 ml बेसल मीडिया डालना है और उसके बाद उसको 10 ml तक पूरा कर देना है बाय यूजिंग द वाटर, जिस तरीके से आपने 10 टेस्ट ट्यूब को किया था। ऑल टेस्ट ट्यूब्स आर स्टरलाइज इन ऑटोक्लेव। उसके बाद इन सारी टेस्ट ट्यूब को ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करेंगे 121 डिग्री सेल्सियस पर। आफ्टर ऑटोक्लेव लेट द टेस्ट ट्यूब कूल। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को ठंडा करेंगे और अपना जो कल्चर है इनोकुलम वो आप हर एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। कौन कौन सी, पहली 10 टेस्ट ट्यूबों में और उसके बाद जो आपकी 4 टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपका टेस्ट सोल्यूशन है और जो आपकी 10 टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है, आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है साइनोकोबालामाइन का। ठीक है, उसके बाद आप इंक्यूबेट करेंगे इन टेस्ट ट्यूब को 64 टू 72 आर के लिए 30 से 37 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद क्या है, आप टाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका टाइट्रीमीट्रिक मेथड है। टाइट्रेशन ऑफ ईच ट्यूब इज डन विद 0.05 नॉर्मल NaOH electrometrically using 0.17% weight by volume of ब्रोमोथाइमोब्यूल एज इंडिकेटर। तो बेसिकली टाइट्रेशन में आप क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं ताकि आप प्रेजेंस बता सकें किसी की कंपोनेंट की या फिर एब्सेंस बता सकें। ठीक है, तो आप टाइट्रेशन करेंगे उन सारी टेस्ट ट्यूब्स का। ठीक है, जिसमें क्या स्टैंडर्ड है और टेस्ट सॉल्यूशन है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिटरमाइन द एवरेज ऑफ टाइट्रेशन वैल्यू फॉर ईच लेवल ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल। तो आप क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे और एवरेज वैल्यू निकालेंगे किसकी, जिन ट्यूब्स में स्टैंडर्ड था और जिन ट्यूब में टेस्ट सैंपल था। प्लॉट द ग्राफ by considering the titration value expressed in ml of 0.05 normal NaOH against the corresponding level of standard cyanocobalamin solution added। ठीक है, draw a smooth curve and determine the concentration as activity per ml of test solution by interpretation of vitamin B2 activity। उसके बाद आप एक ग्राफ बनाएंगे, किसका ग्राफ, टाइट्रेशन और स्टैंडर्ड साइनोकोबालामाइन सॉल्यूशन का। और इसी तरीके से आप टेस्ट सॉल्यूशन में कितनी कंसेंट्रेशन है साइनोकोबालामाइन की वो आप पता लगा सकते हैं एज कंपैरिजन टू जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किस लेवल पे, किस कंसंट्रेशन पे वो जो है आपका विटामिन B12 वो यूटिलाइज किया था एज कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड जो कि एक नॉन कंसंट्रेशन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टर्बिडीमीट्रिक मेथड की फॉर एस्टिमेशन ऑफ विटामिन। तो पहला मेथड टाइट्रीमीट्रिक मेथड था, दूसरा है टर्बिडीमीट्रिक मेथड। टेक 12 टेस्ट ट्यूब्स, इसमें आपने क्या करना है, 12 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। एड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ साइनोकोबालामाइन, उसी तरीके से जैसे पहले लिया था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन साइनोकोबालामाइन का 0.01 से 0.04 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, इन 10 टेस्ट ट्यूब एक्सेप्ट 2 टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो आपके पास 12 टेस्ट ट्यूब थी, तो उन 12 टेस्ट ट्यूब में आपने ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालना है सिर्फ 2 टेस्ट ट्यूब को छोड़ के। कौन सी, 0 और 0 नॉट। तो ये नोट मतलब कि एक मार्क किया गया है कि इन दोनों में ये चीज़ नहीं डलेगी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, बाकी इन सब में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डलेगा। ठीक है, साइनोकोबालामाइन का 2 टेस्ट ट्यूबों में नहीं डलेगा। Add 5 ml of basal media stock solution to each test tube। ठीक है, to this test tube 5 ml of basal stock solution is added and final volume of 10 ml is maintained by adding water except the tube 0 और 0 नॉट। तो इसमें क्या करना है, आपने सिर्फ 0 और 0 नॉट को खाली रहने देना है, बाकी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डालना है, 5 ml ऑफ बेसल मीडिया। उसके बाद डालने के बाद उसको 10 ml तक पूरा कर देना है बाय यूजिंग वाटर। इंक्यूबेट द ट्यूब फॉर 16 टू 24 आवर फॉर 30 टू 37 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से इंक्यूबेशन करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग एन अनइनोकुलेटेड ब्लैंक ट्यूब। तो अनइनोकुलेटेड ब्लैंक ट्यूब कौन सी होगी, वो ट्यूब जिसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया नहीं होगा। ओके, बाय यूजिंग अनइनोकुलेटेड ब्लैंक ट्यूब एडजस्ट द ट्रांसमिटेंस। ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसमिटेंस को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर 640 नैनोमीटर पे। थोरोली मिक्स द कंटेंट ऑफ ईच ट्यूब एंड रिकॉर्ड द ट्रांसमिटेंस रीडिंग। तुम्हारे पास एक ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद क्या है, हमारे पास ये ट्यूब्स हैं। प्लॉट द ग्राफ बाय कंसीडरिंग द ट्रांसमिटेंस वैल्यू अगेंस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ स्टैंडर्ड साइनोकोबालामाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन सब की ट्यूब्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसमिटेंस करेंगे, वैल्यूज लेंगे। ठीक है, और रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कर्व बनाएंगे जो कैलकुलेट करेगा कंसेंट्रेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ साइनोकोबालामाइन। ओके,
उसके बाद बात करते हैं माइक्रोबियल एसे ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स का माइक्रोबियल एसे कैसे करेंगे? तो इसमें सबसे पहले एक बात जानना जरूरी है, मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। एक डिजीज होती है फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। फिनाइल कीटोनूरिया बेसिकली चिल्ड्रंस में पाई जाती है, जिसमें आपका क्या है, फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो आपका बढ़ेगा कैसे फिनाइल एलानिन का लेवल? बाय बर्थ। मैं अगर नॉर्मल रेंज की बात करूं तो 1 वीक में 2 से 4 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर ये वैल्यू रहती है, ठीक है, बच्चों में नॉर्मल वैल्यू है। और 1 वीक के बाद, जन्म लेने के 1 वीक के बाद ये वैल्यू 1 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर वैल्यू रहती है, ठीक है। और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद ये <16 रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है बेसिकली, हम कंसंट्रेशन पता करते हैं किसकी, फिनाइल एलानिन की, ओके, इस टेस्ट के दौरान। तो करते कैसे हैं, क्योंकि एक बेसिकली डिफेक्ट है स्मॉल बेबीज में। मान लीजिए बाय बर्थ 1st वीक के अंदर फिनाइल एलानिन की कंसंट्रेशन 2 to 4 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा हो गई तो उस डिजीज को बोला जाता है फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। फिनाइल एलानिन की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है हमारे ब्लड में, ठीक है। तो ये बच्चों में होती है खासकर डिजीज। तो हम ये चेक करते हैं 1st वीक के ब्लड सैंपल की जांच करके स्मॉल बेबीज में, अगर इस कंसंट्रेशन से ज़्यादा हुई, ठीक है, फिनाइल एलानिन की वैल्यू, तो मतलब आपको ये फिनाइल कीटोनूरिया डिफेक्ट है। तो उसी तरीके से हमारा एक माइक्रोबायोलॉजिकल एसे अमाइनो एसिड का वो भी हो जाता है, ठीक है। फिनाइल एलानिन आपको पता है एक अमाइनो एसिड है, तो हमारा साथ साथ एक क्या हुआ, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे भी हो जाता है इसमें। कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई मीडिया है, ओके, आपके पास मीडिया है, और मीडिया के आपके पास एक और चीज़ है। अभी इस वक्त मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, पहले हिंदी में समझा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ गुथरिन टेस्ट, ठीक है, गुथरिन टेस्ट। तो इसमें हम बेसिकली करेंगे क्या, हमारे पास एक अगार मीडियम होगा, ठीक है। अगार मीडियम के पास हम उसमें क्या डालेंगे, बेसिकली स्पोर्स डालेंगे, किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पोर्स डालेंगे, बैसिलस सबटिलिस के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैसिलस सबटिलिस के स्पोर डाल दिए, और जो मेरा मीडिया है उसके अंदर है बीटा 2 थाई इनाइल एलानिन। क्या है मेरे उस मीडिया के अंदर, बीटा टू इथाइल बीटा 2 इथाइनाइल एलानिन। तो मेरे पास ये कंपोनेंट है, मीडिया है, और बैसिलस के स्पोर्स हैं। अब क्या है, जो बेसिकली बीटा 2 थाइइनाइलिल, इसका काम क्या होता है, ये जो बैसिलस सबटिलिस है इसको ग्रो नहीं करने देता, ठीक है। ये क्या करता है, इसको ग्रो नहीं करने देगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास मीडिया, ये मीडिया है, कल्चर प्लेट है, कल्चर प्लेट के पास मेरे पास मीडिया है, ठीक है, कल्चर प्लेट के ऊपर, और मैंने यहाँ पे बैसिलस सबटिलिस के स्पोर्स रख दिए, ठीक है। बैसिलस सबटिलिस के स्पोर को ग्रो किया, और मेरे मीडिया के अंदर था बीटा 2 थाइइनाइल एलानिन, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या कर रहा था, इसको उगने नहीं देगा बैसिलस सबटिलिस को। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे एक डिस्क ले ली, ठीक है, पेपर डिस्क बना ली मैंने, ठीक है। तो उस पेपर डिस्क में मैंने ब्लड लगा लिया, ठीक है, ब्लड की ड्रॉप्स हैं इसमें एक बेबी की, ठीक है। मान लीजिए अगर मेरे खून में जो आपका ये है फिनाइल एलानिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल है, ठीक है, अगर फिनाइल एलानिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल है तो क्या होगा कि फिनाइल एलानिन यहाँ ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको पता है ये जो बीटा 2 थाइइनाइल एलानिन है ये अपनी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म करेगा, और इस बैसिलस सबटिलिस को ग्रो नहीं करने देगा, ठीक है, इस कल्चर प्लेट पे। मान लीजिए अगर फिनाइल एलानिन की कंसंट्रेशन ब्लड में 2 to 4 mg/dl से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है इससे, तो क्या होगा, ये जो डिस्क होगी ना बेसिकली, इसमें जो ब्लड लगा है, ये क्या करेगा, बैसिलस सबटिलिस अब ग्रो करने लग जाएगा। क्यों? बैसिलस सबटिलिस की एक खासियत है कि ये क्या करता है, ये यूटिलाइज करता है किसको, फिनाइल एलानिन को, ठीक है। अब क्या होगा, जो बीटा 2 थाइइनाइल एलानिन है इसकी फंक्शनिंग अब कम होने लग जाएगी, मतलब जो
पहले क्या काम कर रहा था, ये इसको सप्रेस कर रहा था बैसिलस सबटिलिस के स्पोर्स को, ठीक है। अब ये नहीं कर पाएगा बैसिलस सबटिलिस के स्पोर को क्या चीज़ सप्रेस, क्यों? क्योंकि इस वक्त जो डिस्क मैंने यूज़ करी थी यहाँ पे, जो ब्लड डिस्क थी, इस ब्लड में वैल्यू आपकी फिनाइल एलानिन की 2 to 4 माइक्रोग्राम पर डीएल से ज़्यादा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई यहाँ पे फिनाइल एलानिन की, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये बैसिलस सबटिलिस के स्पोर्स उग जाएंगे, ठीक है। और जो इसका प्रभाव है बीटा 2 थाइइनाइल एलानिन का, ये बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, एक तरीके से कंसंट्रेशन को जान सकते हैं, ठीक है। मतलब कि वाइटामिन्स का, अमाइनो एसिड का जो असर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, वो क्या है, किस तरीके से है। आप यही तो देखिए माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे में यही तो करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से जो आपका अमाइनो एसिड है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है बैक्टीरियल कॉलोनी पे, ठीक है, और कितनी कंसंट्रेशन से पड़ रहा है अगर हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिस्क लगा दूं जिसमें मेरे को पता है नॉन कंसंट्रेशन फिनाइल एलानिन की, ठीक है, और एक टेस्ट सैंपल लगा दूं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि बैक्टीरिया कितना फिनाइल एलानिन को यूज़ कर सकता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड लगा दिया और एक अननोन सैंपल ब्लड की लगा दी, ओके। तो यही था आपका फिनाइल एला, इसका क्या बोलते हैं, ग्यूथरीन टेस्ट के बारे में, जिसको आप पढ़ सकते हैं। देयर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड विच आर प्रेजेंट and help in synthesis of protein in the body. Amino acids are essential for growth and replication of some of microorganisms. Many strains of microbes depend on particular amino acid. Thus, if such microorganisms are cultured using small amount of that particular amino acid, a limited degree of growth will be observed, which is measured by turbidity और measuring increase in acid production और by pH change. तो इसमें यही बताया गया है कि इस तरीके से small quantity of amino acid माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होती है, और इसी को आप माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट बोल सकते हैं अमाइनो एसिड का। तो इसके बेसिस पे हम बड़ी सारी चीज़ों को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, पता लगा सकते हैं किसी टेस्ट के बारे में। ग्यूथरीन टेस्ट उसमें से एक है। दिस टेस्ट it is named as a Guthrie test after its inventor, and it is the most widely used microbiological assay for an amino acid. The bacterial inhibition assay is based upon the ability of phenylalanine to counteract the effect of beta 2 thionylalanine, okay, which is a competitive metabolic antagonistic on the growth of special strain of Bacillus subtilis which depend on phenylalanine for its growth. The test is carried out on agar layer in which a mixture of suspension of beta subtilis spores, minimum amount of growth nutrients and fixed amount of beta 2 thionylalanine is added. Filter paper disc of 4 mm diameter are soaked in blood and placed on agar surface along with blood soaked disc of phenylalanine standard. These plates are incubated at 37 degree overnight. Bacterial growth observed only when phenylalanine concentration in the blood disk is sufficient to overcome the effect of beta-2 thionylalanine. Growth is observed in zones of growth around each disk. The next day, diameter of each zone of growth is measured and related to phenylalanine concentration. तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, जो मैंने डायग्रामेटिकली समझाया उसको समझने की कोशिश करिए कि इस तरीके से फिनाइल एलानिन की कंसंट्रेशन जो आपके डिस्क मैंने बनाई थी जिसमें ब्लड है किसी पेशेंट का, जो एक बच्चा है, अगर 2 to 4 माइक्रोग्राम पर ml है, नॉर्मल वैल्यू है, तब क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। अगर 2 to 4 माइक्रोग्राम पर ml से ज़्यादा अगर ब्लड में फिनाइल एलानिन आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ बैसिलस सबटिलिस है वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। और आप कंपेयर कर सकते हैं, मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, इसमें आपको पता है फिनाइल एलानिन की कंसंट्रेशन, ठीक है, ब्लड में। यहाँ पे तो सैंपल आपको नहीं पता है, यहाँ पे पता है आपको, तो आप कंपेयर कर सकते हो उस बेसिस पे फिनाइल एलानिन किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है और कितना यूज़ कर रहा है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आई होप आपको ये समझ आया। थैंक यू।